नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग बीएनएस को अब आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा आप सबको पता है कि लास्ट क्लास में हमने धारा 1 से आगे बढ़ गए थे, हम धारा 2 की तरफ आगे बढ़ गए थे, जो परिभाषाओं के बारे में जिक्र कर रहा है। आपको बहुत अच्छी क्लास लग रही है, ये आपके कमेंट्स पढ़ के पता लग रहा है, और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं और अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसा महसूस जब मुझे होता है तो ये बहुत सुखद अनुभव है। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी आप बोलना चाहते हैं वह मेरी तरफ से स्वीकार करें और कक्षा को प्रारंभ करने की अनुमति देवें। जी, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्योंकि बिना मेहनत किए, बिना त्याग किए, बिना तप किए कभी भी जीवन का कायाकल्प नहीं हो सकता। इसलिए जब नींद बहुत भयंकर आती है और जब और सबका सो जाने का मन करता है, फिर अपनी नींद पर नियंत्रण करते हुए, नहीं, आज का दिन, ये घंटा, ये मिनट और ये सेकंड मेरी तकदीर को बदलने वाली है, मैं इसमें सो नहीं सकता, चाहे स्थिति कैसी हो जाए। वही विजयी होता है। जो अपने इंद्रियों को अपना गुलाम बनाता है वही विजय होता है। जो अपनी इंद्रियों से हार जाए वो कहीं नहीं जीत सकता। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। हाँ, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं। लास्ट हमने कहाँ तक समझ लिया था? लास्ट हम लोगों ने कौन सी धारा तक पढ़ लिया था? लोग पढ़ रहे हैं बीएनएस, लोग पढ़ रहे हैं बीएनएस, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को बीएनएस, इसी को भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत हम धाराओं को देख रहे थे, धाराओं को समझ रहे थे। हमने सेक्शन 2-4 तक जान लिया था, जो था काउंटरफीट, या हमारा क्या था, या जिसको कूटकरण कहा जाता है। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें है आपका सेक्शन 2.5। सेक्शन 2.5 है, ये वो सेक्शंस हैं जिनको आपको थोड़ा थोड़ा ना ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ना रैंडम सेक्शन है। एकदम से पेपर में आएंगे, पूछ लिए जाएंगे कि भाई 2.5 में क्या है, या आप परिभाषा बताओ उन 2.5 में किसकी। हाँ, 2.4 में जैसे है ना कि 2.4 में किसका जिक्र किया गया है, तो आपको बोलना पड़ेगा काउंटरफीट का जिक्र किया गया है। काउंटरफीट का जिक्र यानी कूटकरण का कौन सी धारा में जिक्र है, तो सेक्शन 2.4 में है। ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करेगा, पूछ लेगा कि कूटकरण क्या होता है, तो कूटकरण को आपको बोलना है कि धोखाधड़ी करने के आशय से किसी वस्तु की नकल करना, है ना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बनाना, ये आपका कूटकरण होता है। वो पूछेगा, अच्छा चलो एक बात बताओ, क्या सेम टू सेम बनाना जरूरी है, क्या हूबहू बनाना जरूरी है? तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 2.4 इस तरह की कोई बात नहीं करता है कि सेम टू सेम ही होना चाहिए। वो कहता है अगर नहीं भी है, परंतु आशय तो क्रिमिनल है, आशय तो गलत है। तो सेक्शन 2.5 जो है वो किसकी बात करता है? सीधे ही पूछेगा कि न्यायालय की परिभाषा किसमें दी गई है। न्यायालय, न्यायालय यानी कोर्ट की परिभाषा, यानी कोर्ट। तो कोर्ट की परिभाषा अगर सीधे ही पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा कोर्ट की परिभाषा सेक्शन 2.5 में दी गई है। द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट, द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट कौन सी में है? सेक्शन 2.5 में है। इतना भी अगर आप इसके बारे में याद रख पाएंगे तो अपना काम हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सेक्शन 2.5। एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। संहिता मतलब कोड होता है। नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक है, बट थोड़ा वर्कलोड चल रहा है। हम्म, ठीक है। मेरी तब वो मतलब वर्कलोड चल रहा है ना, तो आना जाना, और मतलब तो उसमें ना थकान हो जाती है शरीर को। अभी मैं वो हो जाऊंगा, लाइट मतलब क्लियर दिखा दूंगा आपको, थोड़ी देर में एक्टिव दिखाई दूंगा मैं आपको। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर, सेक्शन 2.6 जो है,
2:6 बताता है मृत्यु की परिभाषा, किसकी? डेथ की परिभाषा। यानी कि यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, यहां पर लिखा जाएगा मृत्यु, मृत्यु मतलब डेथ, मृत्यु मतलब डेथ, डेथ की परिभाषा, डेथ की परिभाषा। यानी इसका मतलब क्या है? आप बोलो कि सर ये चीजें किसे पता नहीं होंगी, ये चीजें किसे पता नहीं होंगी, न्यायालय की परिभाषा और डेथ की परिभाषा, सर ये क्या मजाक लगा रखा है ये बीएनएस में। एक्चुअली में ये मजाक नहीं है, क्योंकि कल को जब आप आगे जाओगे, है ना, फर्दर सेक्शंस को देखने की कोशिश करोगे, वहां पर लिखा जाएगा कि यदि किसी के ऐसा करने से डेथ होती है तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अब कोई कहने लगे डेथ तो डेथ है, चाहे कुत्ते की हो, चाहे आदमी की हो, चाहे किसी जानवर की हो, बिल्ली की हो, किसी जीव जंतु की डेथ हो या आदमी की डेथ हो। अब किसी का कोई जानवर किसी ने मार दिया और वो कहने लगे इसने मेरा जानवर मार दिया इस व्यक्ति ने, इसको फांसी पे चढ़ाओ, तो वहां पर ये क्लैरिफिकेशन करना जरूरी है कि भाई डेथ का मतलब यहां जानवर की डेथ से नहीं है। अगर कोई संरक्षित प्राणी है, ऐसा कोई प्राणी है जिसका शिकार करना प्रतिबंधित है, उसके लिए हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पढ़ेंगे। बट जब आप बीएनएस की बात कर रहे हैं तो वहां पर डेथ का मतलब आपको यह समझना चाहिए कि यहां पर डेथ का मतलब ह्यूमन डेथ से है, आदमी की मृत्यु से है, मानव मृत्यु से है। तो वो एकदम से कहेगा सर आपने लिख तो रखा नहीं है। उनका क्या आपने धारा 2 में परिभाषाओं को देखा, जहां पर हमने बताया कि आगे चल करके एक्ट में जहां पर मृत्यु शब्द लिखा रहेगा, उस मृत्यु शब्द के मायने मानव मृत्यु से होंगे, ना कि जीव जंतुओं की मृत्यु से। तो आपको स्पष्ट रूप से यहां पर लिख लेना है क्या, कि यहां पर मानव मृत्यु से आशय, है ना, मानव मृत्यु से आशय या मानव मृत्यु से मतलब क्या है? तो मानव मृत्यु से आशय या इसे मृत्यु से आशय मतलब मानव मृत्यु से है, मतलब कि आदमी मरे, कोई कोई मनुष्य मरे, मानव मृत्यु से, ह्यूमन डेथ से है। किससे है? ह्यूमन डेथ से है। इसका मतलब जहां कहीं भी वर्ड यूज होगा तो उसका ये डेथ शब्द यूज होगा तो उसका मतलब ह्यूमन डेथ से होगा, इसके अलावा किसी भी शब्द को इसमें नहीं लिया जाएगा। हम्म, नहीं बफरिंग नहीं हो रहा है। हम्म, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप देखो जहां पर हम थोड़ा सा अच्छे से चल सकते हैं, ज्यादा कवर कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, वहां पर हम थोड़ा जल्दी चलने का प्रयास, जल्दी करने का मतलब सम्यक गति का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर ठहराव की जरूरत है वहां पर ठहराव के साथ में हम लोग काम करेंगे। जैसे उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट धारा आ जाएगी, ये धाराएं आपकी पूछ ली जाती हैं। सेक्शन 2(7) कौन सा है? सेक्शन 2(7) है बेईमानी की परिभाषा। किसकी? बेईमानी की परिभाषा। ये बात करता है किसकी? बेईमानी। बेईमानी, बेईमानी मतलब डिसऑनेस्टी, 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 डिसऑनेस्टी की परिभाषा, डिसऑनेस्टी की परिभाषा। और मैं एक बात आपको बताऊं कि डायरेक्टली आई हुई है पेपर में पहले भी, डिसऑनेस्टी की परिभाषा, डिसऑनेस्टी की परिभाषा डायरेक्टली पूछा गया था कि आईपीसी की कौन सी धारा में बेईमानी को वर्णित किया गया है, संभवतः 2017 की परीक्षा में है। तो डायरेक्टली डायरेक्टली पूछा गया है और डायरेक्टली आपको बताना पड़ेगा। एक चीज आपको ध्यान रख लेनी है कि बीएनएस के सेक्शन, ये क्या है, ये किसका सेक्शन है? ये बीएनएस का सेक्शन 2(7) है, परंतु अब आप देखना कि ये आईपीसी के सेक्शन 24 में हुआ करता था। कहां पे हुआ करता था? आईपीसी का, आईपीसी इंडियन पिनल कोड थी इससे पहले, उसके सेक्शन 24 के अंतर्गत ये दिया गया था, और पेपर में डायरेक्ट आया था कितने? 2.5 नंबर का क्वेश्चन, कि बेईमानी को कौन सी धारा में वर्णित किया गया है। तो आपको तब बोलना था कि आईपीसी का सेक्शन 24 है, बट अब आपको बोलना है अगर पेपर में आता है कि सेक्शन 27 में इसको दिया गया है। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको भी थोड़ा सा जान ले, आप इसको भी समझ लो। तो बेईमानी एक ऐसा कृत्य, एक ऐसा कार्य, ना एक ऐसा कार्य, कार्य को ही एक्ट कहा जाता है, कार्य को ही एक्ट कहा जाता है। एक ऐसा कार्य कैसा? तो 2 पॉइंट आपको ऐड करने होंगे यहां पर। 2 पॉइंट जब आप यहां पे ऐड करेंगे तो आप बता पाएंगे कि बेईमानी किसको कहते हैं। मैं भी थोड़ा समझाने का आपको प्रयास करूंगा। मेरी प्रार्थना है कि जितने भी लोग
क्लास में हैं वो कमेंट को बिल्कुल निल करके, जीरो करके और पढ़ने पे जा ध्यान दें, अपने हाथ से नोट्स बनावें। उससे क्या रहता है कि जब मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आप उन्हें नोट भी करते जाएंगे तो चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी, याद होती चली जाएंगी। और मुझे भी लगेगा कि मेरी क्लास में वाकई में दरोगा बच्चे बैठे हैं जिनके कंधों पर सितारे सजने वाले हों। जब मैं कहूं तब कमेंट आए, उससे पहले कोई कमेंट ना आए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन थम गया है, मैं चाहता हूं थम गया है। ठीक है, एक ऐसा एक्ट जब कोई, एक ऐसा एक्ट या कार्य जब कोई, एक ऐसा एक्ट जब कोई सदोष अभिलाभ लेवे, जब कोई सदोष अभिलाभ, इसको बहुत अच्छे से डिटेल वो करेंगे, डिटेलिंग करेंगे सदोष अभिलाभ की। रॉन्गफुल गेन, इसको कहते हैं रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन लेता है, रॉन्गफुल गेन लेता है, रॉन्गफुल गेन लेता है। और नंबर 2, जब कोई सदोष हानि, सदोष हानि, सदोष हानि, सदोष हानि मतलब रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल लॉस देता है ना। जब कोई व्यक्ति किसी अपने कार्य द्वारा किसी व्यक्ति का रॉन्गफुल गेन उठाता है या किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल हानि देता है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये बेईमानी है। सीधे सीधे क्या बात है कि कोई ऐसा काम जिससे कोई आदमी गलत तरीके से किसी का फायदा उठा लेवे या गलत तरीके से किसी का नुकसान कर देवे। साधारण भाषा में भी मैं इसको लिख देता हूं, बिल्कुल साधारण भाषा में भी, साधारण भाषा में, हाँ साधारण भाषा में भी मैं इसको लिख देता हूं और समझ लेता हूं क्या चीज, क्या चीज बताते थे बेटे, कि जब कोई किसी कार्य द्वारा, जब कोई किसी कार्य द्वारा, जब कोई किसी कार्य द्वारा किसी का फायदा उठा लेता है, किसी का गलत तरीके से, किसी का गलत तरीके से, किसी का गलत तरीके से फायदा उठा लेता है, फायदा उठा लेता है या किसी को, या किसी को गलत तरीके से, गलत तरीके से, गलत तरीके से हानि पहुंचा देता है, हानि पहुंचा देता है, हानि पहुंचा देता है, तो ये पूरा का पूरा एक्ट है ना, तो वह कार्य, तो वह कार्य बेईमानी है, बेईमानी है, तो वह कार्य बेईमानी है। दैट्स ऑल। ये है बेईमानी की परिभाषा। आपकी कानूनी परिभाषा कौन सी है? कानूनी परिभाषा कहती है जब कोई आदमी अपने किसी काम द्वारा किसी का सदोष अभिलाभ लेता है ना, सदोष अभिलाभ, रॉन्गफुल गेन लेता है, या जब कोई सदोष हानि किसी को पहुंचा देता है, तो ये एक्ट आपका क्या कहलाएगा? ये एक्ट आपका, बहुत बढ़िया, कमेंट सेक्शन थम गया है, वाह। सदोष का मतलब बताएंगे अभी, हाँ थोड़ा सा आगे चलकर बताएंगे, एक साथ नहीं। हाँ, इंग्लिश वर्ड्स का भी ध्यान रखा जा रहा है। देखो जो टेक्निकल टर्म है वो तो बिल्कुल है, और बाकी जितना लिखा है वो बहुत ही साधारण हिंदी में लिखा गया है कि अंग्रेजी माध्यम वाला बच्चा भी आराम से उसको देख सकता है। तो सेक्शन 2(7) आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली धारा की तरफ चलते हैं। अगली धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसको समझेंगे। ये है डॉक्यूमेंट की परिभाषा। सेक्शन 2(8) क्या है? सेक्शन 2(8) है दस्तावेज, 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 दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की परिभाषा। बहुत ध्यान से सुनना है इसको।
अच्छा खासा बड़ा सेक्शन है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। दस्तावेज की परिभाषा, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की परिभाषा, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा आपकी हो रही है। तो डॉक्यूमेंट क्या चीज होती है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे आप लोग। दस्तावेज, इसी को अभिलेख भी कहा जा सकता है। तो बहुत ध्यान से आप समझो कि डॉक्यूमेंट किसको कहा जाता है। तो परिभाषा हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, परिभाषा में लिखना है जब, है ना, जब क्या, किसी पदार्थ पर, सीधे कानूनी भाषा में लिखेंगे, किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर, पदार्थ मतलब मैटर, है ना, किसी पदार्थ पर, किसी सब्सटेंस पर, है ना, किसी सब्सटेंस पर, किसी सब्सटेंस पर, किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर अक्षरों, किसी पदार्थ पर अक्षरों यानी कि लेटर्स, किसी पदार्थ पर अक्षरों यानी कि लेटर्स, अंकों, 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 अंकों यानी कि फिगर्स, अंक मतलब फिगर बनाना, यहां पर मार्क्स से नहीं है, है ना, ये अंक का मतलब फिगर बनाने से है, फिगर, फिगर्स, अंकों, फिगर्स, या चिन्हों, या चिन्हों, चिन्ह होते हैं ना कि भाई कौन सा चिन्ह है, मार्क ना, जैसे बोलते हैं कि जन्मजात चिन्ह है तो उसको बोलते हैं बर्थ मार्क्स। तो मार्क्स से, है ना, मार्क्स द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित, है ना, अभिव्यक्त या वर्णित कोई विषय, कोई विषय, कोई विषय, कोई मैटर अभिलेख कहलाता है, कोई मैटर दस्तावेज कहलाता है, दस्तावेज कहलाता है, दस्तावेज कहलाता है। ध्यान से मेरी बात सुननी है, मैं पहले 3 पॉइंट लिख दूं यहां पर, दूसरी बात है, दूसरी बात है, इसी में पॉइंट्स हैं, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इसके 3 पॉइंट बनाकर फिर एक साथ जोड़ करके सारी चीजें समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आप ध्यान से समझिए बात। दूसरा पॉइंट इसमें जो हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक, या आपका क्या हो सकता है, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, है ना, एक ही बात है। ये भी स्थिति आपकी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वाली। और तीसरी स्थिति आपकी क्या होनी चाहिए, तीसरी स्थिति जिसका उपयोग, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग, जिसका यूज, जिसका यूज, जिसका यूज किया जा सकता है, जिसका यूज किया जा सकता है, जिसका यूज किया जा सकता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है। तो मूल बात इसमें क्या है, मूल बात यह है कि किसी पदार्थ पर जब हम क्या काम करते हैं, अक्षरों के द्वारा या अंकों यानी कि फिगर्स के द्वारा या चिन्हों द्वारा किसी विषय को वर्णित करते हैं, समझाते हैं, तो बताने का प्रयास करते हैं, तो उसे दस्तावेज कहा जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ना इधर बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखना। जैसे ये कोई हमारे पास सब्सटेंस है, अब ये क्या हो सकता है, ये हमारा कोई लकड़ी भी हो सकती है, मान लिया, चलो ठीक है, मान लिया लकड़ी हो सकती है, कोई कागज हो सकता है, कोई धातु हो सकती है, ठीक है, कोई धातु, कुछ भी, XYZ, ये कुछ भी हो सकता है, ये पदार्थ। और इस पर हम क्या काम कर रहे हैं, अक्षर लिख रहे हैं, कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया NEPR, ये अक्षर हमने लिख दिए, या हिंदी के लिख दिए ए बे से दे, ये इत्यादि चीजें लिख दी, या हमने इस पर फिगर बना दी, कुछ हमने यहाँ पर इस तरह से करके फिगर बना दी है, या हमने इस पर कोई निशान लगा दिए, किसी भी तरह के निशान लगा दिए। तो इनमें से और इससे पहले किसी भी पदार्थ पर हम लेटर्स के द्वारा, फिगर्स के द्वारा या मार्क्स के द्वारा क्या काम करते हैं, और इन सब चीजों से कोई टॉपिक एक्सप्लेन होता हो, कोई टॉपिक क्या होता हो, एक्सप्लेन होता हो, कोई टॉपिक एक्सप्लेन होता हो, साथ में हम उसको इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में भी ला सकते हो, और जिसका उपयोग किया जा सकता है, जिसका यूज किया जा सकता है
कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर भी या कहीं पर भी जिसका यूज किया जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे बेटे, उसको हम डॉक्यूमेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डॉक्यूमेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। बताइए क्लियर हो गया क्या, बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करके बताओ। स्पीड ठीक है बेटे, थोड़ा तेज पढ़ाइए। तेज पढ़ाने का क्या, हमको भागना है कहीं? बताने का प्रयास करिए। तेज पढ़ाइए, तेज तेज पढ़ाना वो नहीं है, लक्ष्य है समझाना। लक्ष्य है पेपर में क्वेश्चन आए तो 2.5 नंबर जुटाना एक प्रश्न से। तेज पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। बताइए, एक बार बताइए। आईपीसी नहीं पूछेगा, बहुत बढ़िया। ये इतना क्लिष्ट विषय है, अगर इसको तेज पढ़ा तो सिर पे से उतर जाएगा ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो दस्तावेज क्या है कि किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित कोई विषय दस्तावेज कहलाता है। साथ में वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल भी बनाया जा सकता हो और जिसका उपयोग किया जा सकता है, इसको दस्तावेज कहा जाता है। अब कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या दस्तावेज हो सकता है। बहुत बढ़िया जी, आपके कमेंट देख लेता हूं मैं। या बार बार रिपीट करने से सब चीजें आपकी हो जाती हैं। यहां पर एक पॉइंट आपको लिखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट माना जाएगा। यहां से क्वेश्चन आएंगे ना। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सर क्या हो रहा है, तेज नहीं पढ़ा रहे, धीमे नहीं पढ़ा रहे। जब पढ़ लोगे ना, मेहनत करोगे, धैर्य रखोगे, पेशेंस रखोगे, और जब सब पढ़े मतलब पढ़े हुए में सब क्वेश्चन दिखेंगे और नंबर बनते चले जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होगा पेपर में, तो अच्छा लगेगा ये समय भी बिताना। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट माना जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट माना जाएगा, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि किस किस चीज को डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को यहां पर लिखिए। सबसे पहले यहां पर क्या है, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कोई ठेका कहा जाता है ना। वही ठेका ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, और इसी को संविदा कहा जाता है। कहते हैं ना कि संविदा पर लग जाओ, कि संविदा पर लग गए। तो ठेका, कॉन्ट्रैक्ट और संविदा तीनों एक ही चीज होती हैं। संविदा, ठेका या कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को, है ना। अब देखो, ठेके में, कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में क्या होता है, शर्तें ही तो होती हैं। शर्तों को दर्शाने वाला, बताने वाला, दर्शाने वाला जो लेख है, जो लेख है, वह डॉक्यूमेंट है। क्या है? वह डॉक्यूमेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वह डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो संविदा कोई ठेका, ठेके को ही कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये ठेका वो वाला नहीं है कि 2 घुट पिला दे ना, ना। सारे गाने खत्म हो जाएंगे इस दुनिया में से, ब्याह में से, पर ये 2 घुट पिलाने वाला खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाहर चाहे पंडाल में कितना बढ़िया खाना मिल रहा हो, टिक्की और मिल रही हो, बढ़िया पाव भाजी बनी हो, दाल मुरादाबादी हो, ठंडी चाट, गरम चाट, रसगुल्ले, मोहन थाल, हलवा, तमाम चीज हो में, पर कुछ लोगों को तो टेंट के पीछे जाके भीड़ में झुंड बना करके 2 कड़वी घूंट मारनी है और फिर आकर के ऐसे नाचना है भाई साहब बुरी तरह से। तो सारे गाने खत्म हो जाएंगे पर ये गाना कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। उसके बाद बैंकर द्वारा इशू किया गया चेक। क्या है? बैंकर, 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 बैंकर मतलब बैंककार। तो बैंक में काम करने वाला व्यक्ति है बैंकर, बैंककार। बैंककार द्वारा, बैंककार, हाँ, बैंककार पर कह लो या बैंककार द्वारा कह लो, एक ही बात है, द्वारा या बैंककार पर लिखना ज्यादा सही है, टेक्निकल लैंग्वेज यही है। बैंककार पर जारी किया गया चेक, जारी किया गया चेक, जारी किया गया चेक, चेक, चेक डॉक्यूमेंट है। क्या है? डॉक्यूमेंट है। अब इसका क्या मतलब है? बैंककार पर जारी किया गया चेक, मान लिया कोई चेक देता है तो किसी व्यक्ति को देता है, किसके लिए देता है कि भाई बैंककार को जाके दिखाओ, है ना, बैंककार पर। तो हमने मैं सपोज करो मैं आपको कोई चेक देता हूं कि लो भाई इतने पैसे हैं, बैंक से जाकर ले लेना। तो जब मैं आपको ये बैंक दे रहा हूं तो एक्चुअली मैं बैंकर पर ही उस चेक को जारी कर रहा हूं। तो बैंकर पर जारी किया गया है, दिया गया चेक डॉक्यूमेंट है। थर्ड पॉइंट जो है, ये पूछे जा सकते हैं
कि क्या बैंक कार पर जारी किया गया चेक डॉक्यूमेंट है, संविदा की शर्तों को दिखाने वाला लेख जो डॉक्यूमेंट है, आप तक बोलना पड़ेगा हाँ ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एक शब्द होता है मुख्तारनामा। मुख्तारनामा, 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 मुख्तारनामा होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी आपका आ जाएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखना। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, अपनी शक्तियों को, है ना, इसको यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, अपनी शक्तियों को, अपनी शक्तियों को किसी को हैंड ओवर करना, अपनी शक्तियों को किसी और को, है ना, किसी और को, किसी और को क्या कर देना, हैंड ओवर कर देना, हैंड ओवर करना, है ना, हैंड ओवर करना, उस समय के लिए हैंड ओवर करना, ये मुख्तारनामा आपका होता है, मुख्तारनामा। उसके बाद चौथा जो पॉइंट आ जाएगा इसमें आपका, चौथा जो पॉइंट इसमें आपका आ जाएगा मैप या प्लान। कोई मैप हो, है ना, मैप मतलब कोई नक्शा हो, या कोई प्लान हो, या कोई प्लान हो, प्लान मतलब कोई योजना होवे, कोई प्लान या योजना, कोई प्लान या योजना, आगे लिखेंगे नीचे यहां पर, कोई प्लान या योजना जिसे सबूत के तौर पर, सबूत, सबूत मतलब एविडेंस, एविडेंस के तौर पर, के तौर पर यूज किया जा सकता हो, यूज किया जा सकता है डॉक्यूमेंट है, किया जा सकता है डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कोई भी नक्शा या कोई भी योजना जिसे एक सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है, वह डॉक्यूमेंट कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका पांचवा पॉइंट, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं फिर ले आएंगे नीचे इसको, थोड़ा ऊपर ले चलते हैं जिससे आपको भी सुविधा रहे, कोई दिक्कत वाली बात ना आए। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि ऐसा लेख, ऐसा लेख जिसमें डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होती है, हिंदी में कहते हैं निर्देश, है ना। कौन देते हैं निर्देश, बड़े अधिकारी देते हैं कि भाई ये काम करो, ठीक है। बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों को, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को क्या कहते हैं, अपने जूनियर ऑफिसर्स को या अपने नीचे जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनको डायरेक्शन देते हैं कि ये काम करना है तुमको, ये काम करवाओ, उस जगह ये काम करवाओ, ये काम करवाओ, तो वो लेटर के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो ऐसा लेख, ऐसा लेख जिसमें आपके डायरेक्शन यानी कि निर्देश या इंस्ट्रक्शंस, या इंस्ट्रक्शंस, या इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को निदेश या अनुदेश कहा जाता है, ठीक है। निदेश या अनुदेश, अनुदेश, है ना। इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं, कभी आप मतलब परेशान ना हो जाओ। तो किसी काम को करने के लिए कहना, डायरेक्शन का मतलब है किसी काम को करने की आज्ञा, किसी काम को करने की एक तरह से आज्ञा जो है वो आपका निर्देश है। और इंस्ट्रक्शन क्या है, किसी काम को किस तरह करना है, किसी काम को, किसी काम को किस तरह करना है, किसी काम को किस तरह करना है, ये इंस्ट्रक्शन देना कहलाता है। ये इंस्ट्रक्शन देना है, ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन देना होता है ना। जैसे सपोज करो कि डीएम साहब हैं, डीएम साहब सीधे कहेंगे सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कि देखो भाई बाढ़ बाढ़ बहुत आ रही है, एक काम करो, एक काम करो, ये जो रजवाहे हैं ना छोटे छोटे या छोटी छोटी नहरें हैं इनको चालू करो। तो जब डीएम साहब सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, इंजीनियरों को ये बात बोल रहे हैं कि जो छोटे छोटे रजवाए हैं, जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज टाइप हैं, इनमें ना पानी का डाइवर्जन करो जिससे मुख्य नदी में बाढ़ ना आए और आसपास के गांवों पर कम असर पड़े, सबको खोल लो जितने भी हैं।
अब ये तो हुआ क्या, डायरेक्शन, बट एकदम से वो आएंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कैसे करें? तो उनका कुछ नहीं करना है, पहले उधर के 2 नाले खोल दो, फिर उधर के 2 नाले खोल दो, फिर उधर का बीच वाला रजवा खोल दो, उनकी सफाइयां करवाओ, ऐसे करवाओ। तो जब कहा गया कि पानी पानी का डाइवर्जन इधर उधर कर दो, ये तो हुआ काम। परंतु जब उन्होंने पूछा कि सर कैसे करना है, तो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो ये हुई इंस्ट्रक्शन। ये क्या हुई? ये हुई आपकी इंस्ट्रक्शन। इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन देना। तो जब किस ऐसा लेख जिसमें डायरेक्शन यानी कि निर्देश, या इंस्ट्रक्शन यानी निदेश, या अनुदेश, निदेश या अनुदेश दिया गया है, डॉक्यूमेंट है। दिया गया है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है। बताओ, समझ में आ गई बात जो मैंने बताने की कोशिश करी आपको? बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दरोगा बनने के सपने को लेकर के कितने गंभीर हैं। बताइए, एक बार थम्स अप करके बताइए। हाँ, बुक भी अगर आपके पास है तो आपको फिर भी देखो, एक अच्छे विद्यार्थी के पास, मेरे पास कम से कम हिंदी की, क्योंकि हिंदी मेरा मूल विषय है और जीएस है, पर हिंदी पर ज्यादा जोर मेरा रहता है। हिंदी की कम से कम मेरे पास 20 किताबें हैं। और किताबें कौन सी हैं? किताबें वो नहीं है, किताबें वो नहीं है जो प्रकाशनों की छपती हैं अलग अलग, कि इस प्रकाशन ने छाप दी, उस प्रकाशन ने छाप दी, नहीं। ये वो किताबें हैं जो व्याकरण के जानकारों ने लिखी हैं, जो साहित्य के जानकारों ने लिखी हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। और अभी कम से कम मेरे को 10 से 20 किताबें और मंगानी है, जिनकी खोज में मैं हूँ। अब दिल्ली में कभी जाऊंगा और बुक फेयर लगेगा, तब वहां से लेकर के आऊंगा, क्योंकि नए नए शोध होते रहते हैं, नए नए तरीके आते हैं उसमें। तो अध्ययन करने से अपना ज्ञान बढ़ता है। जब शिक्षक के रूप में जो कोई व्यक्ति खड़ा है, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, 100% क्लियर है। तो जब शिक्षक के रूप में की भूमिका में जो कोई खड़ा है, जब वो निरंतर अध्ययन करता रहता है, तो बच्चों को भी वो अपडेटेड चीजें समझाता रहता है। हाँ, सदोष का मतलब अभी आगे आएगा। सदोष लाभ और सदोष हानि, इनकी अलग अलग से धाराएं आएंगी, उनको पढ़ाया जाएगा। अब एक पॉइंट आपको यहां पर नोट कर लेना है, 2 केसेस हैं इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड 2 केसेस। यहां पर लिखो, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड केसेस, केसेस वाद, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड केसेस या वाद, जिसमें पहला वाद जो है वो आप ध्यान से देखें। पहला वाद जो है, वाद, वाद को ही केस कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाद आपके उसमें है ना, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं। तो पहला वाद जो आपका है, श्यामाचरण वर्सेस एसडीएम, श्यामाचरण वर्सेस एसडीएम, वर्सेस का मतलब यहां पर बनाम से है। तो ये एक मामला आपका था। तो इस मामले में जब फैसला आया, तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जो आपके करेंसी नोट होते हैं, कौन से, जो आपके यही रुपए के नोट होते हैं, करेंसी नोट होते हैं, करेंसी नोट भी डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना। करेंसी नोट भी क्या है? डॉक्यूमेंट है। करेंसी नोट भी डॉक्यूमेंट है। पेपर में सीधे ही पूछा जाएगा कि क्या करेंसी नोट जो होते हैं वो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा यस, करेंसी नोट भी डॉक्यूमेंट होते हैं। वो पूछेगा क्या कोई ऐसा मुद्दा है, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ सर, एक केस है श्यामाचरण वर्सेस एसडीएम का, उसमें कोर्ट द्वारा ये स्वीकार किया गया है, अपने जजमेंट दिया गया है, लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है कि करेंसी नोट भी आपके डॉक्यूमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर 2, वाद या केस नंबर 2, जिसमें क्या बात बोली जा रही है, जिसमें आपकी बात बोली जा रही है, उसका नाम है बोरैया वर्सेस कर्नाटक राज्य। बोरैया, बोरैया वर्सेस कर्नाटक राज्य, बोरैया वर्सेस कर्नाटक राज्य, बोरैया वर्सेस कर्नाटक राज्य। तो ये जो बोरैया वर्सेस कर्नाटक राज्य है, इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि ऑटोप्सी रिपोर्ट, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी पोस्टमार्टम को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम जो होता है ना,
पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम। ऑटोप्सी बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म है ना, और पोस्टमार्टम एक सामान्य भाषा में प्रयोग होने वाला शब्द है, तो दोनों एक ही चीज है ना, है ना। ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट भी डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये मैंने बोला था कि धारा थोड़ी सी लंबी है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। तो श्यामाचरण वर्सेस एसडीएम में करेंसी नोट भी डॉक्यूमेंट है, और बोरैया वर्सेस कर्नाटक राज्य के डिसीजन में या लैंडमार्क जजमेंट में ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपका डॉक्यूमेंट है। हाँ, मैं अभी किसी का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं बेटे। हाँ, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आज है 12 तारीख, आज सुबह 6 बजे से करेक्शन विंडो खुल चुकी है फॉर्म में। केवल ओटीआर में कोई संशोधन नहीं हो सकता है और आपके फोटो में कोई चेंज नहीं हो सकता है। बाकी जो जो चेंज आपको करना है, वहां पे गलतियां हो गई हैं, कहीं पर कुछ अपलोड करना था, कहीं पर कुछ है, तो उसको सुधार लो। 15 तारीख सुबह 6 बजे तक, आज सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है और 15 तारीख सुबह 6 बजे तक सिंगल टाइम, मतलब एक बार करो करेक्शन, ध्यान से करो, इन 3 दिनों में बार बार नहीं, केवल सिंगल टाइम करेक्शन होगा और अपनी टेंशन दूर कर लो। क्योंकि अगर आप चीज़ों को लापरवाही से करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर उसका कोई समाधान नहीं है। मेरे पास भी ऐसे कमेंट, सर मैं फॉर्म नहीं भर पाया। भाई क्यों नहीं फॉर्म भर पाए? 1 महीना हो गया, तो यानी कि आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो ना, इसलिए फॉर्म नहीं भर पाए आप। हाँ। हम्म। 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 ठीक है, बताइए, क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लिखते हैं सेक्शन 2(9), है ना, सेक्शन 2(9) पढ़ते रहिए। सेक्शन 2(9), सेक्शन 2(9), धारा 2(9) क्या बात करती है? ये धारा 2(9) बात करती है कपट पूर्वक ना, जब शब्द लिखा जाएगा कपट पूर्वक, कहीं पर कपट पूर्वक शब्द आएगा तो उसका क्या मतलब आपको लगाना है। कपट पूर्वक की परिभाषा, फ्रॉड, फ्रॉडुलेंटली ना, फ्रॉडुलेंटली, कपट पूर्वक की परिभाषा। तो अगर कहीं पर यह शब्द रहेगा कपट पूर्वक, उससे आपको क्या मतलब निकालना है, कपट। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पूरे के पूरे शब्द में से कपट शब्द को निकालो। कपट को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रॉड करना कहते हैं। तो फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड किसको कहा जाता है? फ्रॉड कहा जाता है झूठ बोलकर धोखाधड़ी करना, झूठ बोलकर धोखाधड़ी करना, झूठ बोलकर धोखाधड़ी करना, किसी को पागल बनाना, मूर्ख बनाना, ये होता है कपट। और जब कपट का इस्तेमाल किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है तब उसको कपट पूर्वक कहा जाता है। तो कपट नहीं करना चाहिए, कपट बहुत खराब चीज होती है। फ्रॉड जो होता है ये बहुत खराब चीज है। तो यहां पर कपट की परिभाषा तो ये आई, और अगर कपट पूर्वक की परिभाषा हो तो जब क्या, जब कोई कपट का सहारा लेकर, कपट का सहारा लेकर कोई काम करता है, कोई काम करता है, कोई काम करता है, तो माना जाएगा, तो माना जाएगा कि वह कपट पूर्वक काम करता है, कपट पूर्वक काम करता है, कपट पूर्वक काम करता है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें इससे ज्यादा समझाने की कुछ गुंजाइश है, और बहुत सिंपल तरीके से आप इसको जान सकते हो। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ। हाँ, डिसऑनेस्टी में है किसी का फायदा उठाना या किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। कप बेईमानी और कपट में क्या अंतर है? कपट देखो क्या है, झूठ बोलकर धोखाधड़ी करी जा रही है, झूठ बोल करके फ्रॉड किया जा रहा है। कि जैसे आप समझो यहां पर कि भाई तू एक काम कर, तू एक काम कर,
मेरे को 10,000 रुपये दे दे, कल तक डबल कर दूंगा। तो झूठ बोला और उसके 10,000 रुपये लेकर के चंपत हो गया। तो ये काम क्या हुआ, ये काम हुआ, ये जो पैसा ऐंठने का काम हुआ, तो ये काम कपट पूर्वक माना जाएगा। झूठ बोली, धोखाधड़ी कर दी। बट बेईमानी में झूठ बोलने जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वहां पर क्या है, सदोष अभिलाभ है। सदोष अभिलाभ का मतलब क्या होता है कि यदि, सदोष शब्द का क्या मतलब है, लाभ का मतलब तो फायदा उठाना होता है। अभी मैं सोच रहा था आगे बताता, बट नहीं, चलो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। सदोष का मतलब है कि जैसे किसी कोई व्यक्ति है और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार है, वो मालिकाना हक है, तो किसी और के मालिकाना हक की वस्तु प्रॉपर्टी का उससे बिना पूछे लाभ उठा लेना, है ना, लाभ उठा लेना, ये क्या होता है, सदोष लाभ होता है। सदोष लाभ वाले मामले में हमेशा जो प्रॉफिट या लाभ या गेन होगा वो उसको होगा जो उसका मालिक नहीं है। मालिक को कोई लाभ नहीं होगा, मेरे को लाभ होगा अगर मैं कर रहा हूं। और सदोष हानि में के सामने वाले को, जिसका वो मालिक है, उसको नुकसान। मतलब अगर एक चीज है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है ना, और मैं उससे पूछे बिना उसकी प्रॉपर्टी का फायदा उठा लेता हूं, तो ये है क्या चीज, ये है सदोष अभिलाभ। और अगर मैं सदोष अभिलाभ उठाऊंगा तो सामने वाले को नुकसान होगा। यानी कि पहली कंडीशन में जो मालिक नहीं है अगर उसको फायदा हो जाता है तो यह है आपका रॉन्गफुल गेन, और इसके उलट जिसकी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान होगा, तो उसकी तरफ जो चीज जाएगी वो होगी रॉन्गफुल लॉस। ये चीज है। तो बेईमानी अलग चीज है और फ्रॉड अलग चीज है। फ्रॉड में झूठ बोल करके धोखाधड़ी करी जाती है, वहां पर मालिकाना हक के आधार पर एक को लॉस एक को हानि होती है, तो वो चीज आपकी रहती है। हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे चलते हैं सेक्शन 210 पे। कहां चलते हैं, सेक्शन 210 पे। हाँ, सेक्शन 210 पे, सेक्शन 210 पे चलते हैं। और सेक्शन 210 किस बारे में बात करता हुआ नजर आ रहा है, लिंग, लिंग की परिभाषा। लिंग, लिंग यानी कि जेंडर, जेंडर की परिभाषा, जेंडर की परिभाषा, लिंग की परिभाषा, जेंडर की परिभाषा, लिंग की परिभाषा, जेंडर की परिभाषा। तो जहां पर भी लिंग या जेंडर लिखा रहेगा, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, हम लोगों को पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ज्ञान का, हमारी बुद्धि का, हमारे कौशल का विकास होता है। अब अगर कहीं पर जैसे जैसे एक चीज लिखी गई है, जैसे एक चौपाई है रामचरितमानस की, उसमें क्या लिखा गया है कि सो परनार लीलार गुसाई तजऊ चौथ के चंद की नाई, है ना। जैसे आपने आरतियों में बहुत देखा होगा कि जैसे जो हनुमान जी की आरती गावे सो नर परम पद पावे, ऐसे नर शब्द का प्रयोग हो रहा है ना। तो यहां पर ऐसे हो सकता है कि अगर केवल नर यानी पुरुष ही भगवान की पूजा करे या पुरुष ही इस काम को करे तो उसको ही कल्याण होगा, नहीं। आपको ध्यान रखना चाहिए, कानून में हर चीज को खोल खोल करके नहीं लिखा जाता है। जहां पर नर लिखा गया है उससे तात्पर्य नर नारी एवं सभी जीवों से है, और ऐसे ही कानून में भी होता है। तो हमारे देश में क्या है कि हम लोग पढ़ते लिखते कुछ नहीं है, हमारे नेता अभिनेता जो कुछ बता देते हैं, जैसे ऐसे कर देते हैं, विमल दाने दाने में केसर का दम, विमल आता है 5 रुपए का, केसर आता है 1 ग्राम 400 रुपए का असली वाला। तो कैसे हो सकता है, हाँ, ठीक है, ये चीज है। तो यहां पर आपको एक बात समझनी है, जब लिंग कहा जाएगा तो लिंग का मतलब, तो लिंग का मतलब, लिंग का मतलब, लिंग का मतलब, लिंग का मतलब केवल पुरुष से ना होकर, केवल मेल से ना होकर, केवल पुरुष से, है ना, केवल मेल से न होकर, न होकर फीमेल और थर्ड जेंडर से भी है। फीमेल और थर्ड जेंडर, फीमेल और आपका उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, उभयलिंगी, 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 जिसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है।
ट्रांसजेंडर कहा जाता है, ट्रांसजेंडर कहा जाता है, ट्रांसजेंडर कहा जाता है। तो लिंग का मतलब आपको क्या निकालना है, सीधे एक टेबल निकाल लो। इसका अर्थ मेल से भी है, इसका अर्थ फीमेल से भी लगाना है आपको, और इसका अर्थ आपको ट्रांसजेंडर से भी आपको निकालना है। ठीक है, ट्रांसजेंडर से भी आपको निकालना है, यानी कि पुरुष, स्त्री और उभयलिंगी, स्त्री और उभयलिंगी। हाँ, उभयलिंगी से क्या मतलब है, जो पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष बन जाता है, स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बन जाता है। तो प्रेम भी थोड़ा सा देख करके करना चाहिए, अपने टेस्ट के मुताबिक प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मैं एक वो चला रहा था प्लेटफॉर्म, शायद यूट्यूब चला रहा था या इंस्टाग्राम चला रहा था, तो उस पे आयुष्मान खुराना एक एक्टर है, उसका एक सीन आया कि वह किसी के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित कर लेता है, और बाद में वो शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद बोलता है कि मैं तो ट्रांसजेंडर हूँ, मैं पहले लड़का था अभी मैं लड़की हूँ। भाई साहब सिर पकड़ लेता, अरे भाई, अरे भाई ये मैंने क्या कर लिया ये। तो अब ये पता नहीं होता क्यों है अब, और इसको छूट भी दे रहा है, देखो कानून छूट भी देता है। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसी फीलिंग होती होगी कि लड़के के शरीर में रहते हुए लड़की बने रहना, है ना, ऐसे ऐसे मटक मटक के चलना, मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है। अब देखो ये उनकी उनकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, पर ऐसे कहते हैं ना, भाई कर तू रहा है शर्म मेरे को आ रही है कर तू रहा है शर्म मेरे को आ रही है। तो यही वही वाली स्थिति होती है, अगर मेरे सामने से कोई इस तरह से करके गुजर जाता है, लड़का ऐसे हाथों करता है ऐसे, तो भाई यार क्या है भाई, इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कहाँ पे चला गया है। हाँ, क्षेत्र संन्यास क्या होता है, क्षेत्र संन्यास होता है कि एक क्षेत्र में ही रहने का नियम ले लिया जाता है पूरे जीवन के, वहां से कभी भी हम लोग निकलेंगे नहीं। हाँ, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, ब्रज में रहने का ही वो है, ऐसे और भी बहुत सारे महात्मा ऐसे हैं जो ब्रज में ही रहने का नियम बना चुके हैं, अयोध्या में रहने का नियम बना चुके हैं, छोड़ते नहीं है, धामवास करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहां पर मूल बात क्या है कि लिंग का मतलब मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर है। और ये बात जो मैंने बोली है ना, ये केवल मजाक में बोली है। अब देखो, अब सुप्रीम कोर्ट ने छूट भी दे दी कि लड़की लड़की शादी कर सकती हैं, लड़के लड़के शादी कर सकते हैं। तो क्या मतलब है, मुझे तो समझ में आता नहीं है कि विवाह का मूल उद्देश्य तो क्या है। विवाह का मूल उद्देश्य संतान उत्पत्ति है, तो संतान उत्पत्ति क्या होगी। विवाह का उद्देश्य वासना पूर्ति नहीं है, संतान उत्पत्ति है और जीवन यापन करना है। और अपोजिट जेंडर ऑलवेज अट्रैक्ट, है ना, सेम पोल हमेशा रिपेल करते हैं और अपोजिट जो पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर सेम सेम पोल रिपेल ना करके अगर वो कर जाएं तो स्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं। तो अगर कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं या टेस्ट चेंज हो रहे हैं, तो एक बार साइकेट्रिस्ट से जरूर मिल लें, कभी बाद में फिर माँ बाप को सरप्राइज मिले कि हमारा दरोगा लड़का हमारा दरोगा लड़का एक और दरोगा बहू लेके आया, बहुकड़ा लेके आया है। हाँ हाँ हाँ, चलिए। हाँ, ये इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपसे बीच बीच में चर्चा ना करी जाए तो धुएं उड़ जाएंगे आपके। उसके बाद सेक्शन हमारा 211 आ जाएगा। इसको अगर मैं सीरियस होकर पढ़ा दूं ना, जनसंख्या घट जाएगी तुम्हारी अगली कक्षा से। हाँ, तो मुझे पढ़ाने दीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यही मेरे पढ़ाने का तरीका है, यही सूर्या का स्टाइल है। ठीक है, फिरोज मेरे देश से चला जा, तो चुपचाप बैठ के पढ़ो और समझो। तो यहां पर है सद्भाव पूर्वक, एक वर्ड आगे यूज होता हुआ आपको मिलेगा, सद्भाव पूर्वक। क्या शब्द यूज होता मिलेगा, सद्भाव पूर्वक। कि कोई व्यक्ति यदि सद्भाव पूर्वक यह काम करता है तो वो होगा। हाँ हाँ, सद्भाव पूर्वक। हाँ, सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक, बिल्कुल सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक ये वर्ड यूज होगा। तो इसका क्या मतलब आपको निकालना है, अंग्रेजी भाषा में इसको कहा जाएगा गुड फेथ। तो गुड फेथ की परिभाषा है, की डेफिनेशन है कि किसको माना जाएगा। जब कहा, जैसे अभी आगे आएगा ना,
अभी बहुत सारी चीजें आएंगी आगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी के हित के लिए सद्भाव पूर्वक कोई काम करता है और उसमें दुर्घटना घट जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह व्यक्ति दोषी नहीं माना जाएगा, उसे बचाव दिया जाएगा। तो बाकी सारी बात तो समझ में आ जाएंगी। ये सद्भाव पूर्वक क्या है, तो सद्भाव, तो पहली बात तो अगर आप देखोगे यहां पर क्या है कि किसी भी वर्ग के प्रथमाक्षर के सामने किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, इस तरह का नियम आपका व्यंजन संधि में होता है, तो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तो सत भाव है ना, सत, सत मतलब अच्छा, भाव मतलब भावना, तो सतभाव ही सद्भाव बन गया है। तो सद्भाव पूर्वक इस शब्द का मतलब वैसे तो निकलेगा कि भाई किसी की भलाई में, परंतु नहीं, कानून इसको बहुत अच्छे से वेरीफाई करता है। अगर आप किसी काम को करते हुए 2 पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो तो तभी माना जाएगा आपने कोई काम सद्भाव पूर्वक किया है। अगर आपने उन 2 पॉइंट्स को मिस किया तो आपका काम सद्भाव पूर्वक नहीं माना जाएगा। पहला है सम्यक सतर्कता, विद ड्यू केयर। कोई भी काम किसी की भलाई के लिए कर रहे हो तो विद केयर करो, सतर्कता। और सेकंड, पूरी की पूरी सावधानी से। अगर आपने केयर या सावधानी में से कोई सा भी पॉइंट मिस किया तो आपका काम सद्भाव पूर्वक नहीं माना जाएगा, फिर आपको जेल हो सकती है। कानून बहुत बारीकी से काम करता है ना, काम बहुत बारीकी से काम करता है। इसीलिए अगर कभी जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला होवे तो अपने आप होशियार मत बनना, क्या करना, किसी वकील को करना चाहिए, क्योंकि वो कानूनी दाव पेचों को समझते हैं और जानते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कोई कार्य सद्भाव पूर्वक, कोई कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया माना जाएगा यदि कोई कार्य सद्भाव पूर्वक किया हुआ माना जाएगा यदि सम्यक सतर्कता बरती गई हो। यदि सम्यक सतर्कता, ड्यू केयर, सम्यक सतर्कता बरती गई हो, और सावधानी मतलब एक तरह से प्रिकॉशन पर पूरा ध्यान रखा गया हो, पूरा ध्यान रखा गया हो। तो कोई काम सद्भाव पूर्वक किया हुआ तभी माना जाएगा जब उसको करते हुए हमने पूरी केयर करी है और हमने पूरी सावधानी से करा है। तो ये सद्भाव पूर्वक का अर्थ है, और ये बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसको पूछ लेता है, बताने का प्रयास करता है। ठीक है यार, भाई हद है। खुशबू, आज 5वीं क्लास है, डर नहीं लग रहा है? भगवान से डरो, भगवान से। खुशबू पूछ रही है कि सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? आज बैच शुरू हुए, 5वां दिन है। मैं ना भाई सब सिर पटक लूंगा कहीं पे भी। हाँ चलिए, तो आज लोग हम यहीं पर इसको रख लेते हैं। हाँ जी, जी, जी पुतुल कुमारी जी, बिल्कुल सर, स्पीड बढ़ाओ, बिल्कुल ठीक है। स्पीड बढ़ाने के लिए फिर एक ही तरीका है, मैं टाइप करवा के लाऊं और तुमको फिर मैं 15-16 क्लास में बीएनएस को निपटा दूं। यह तरीका है कि आप चीजों को समझो। हाँ, क्वेश्चन भी लेकर के मैं आऊंगा मंडे में, आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊंगा मैं। दूसरी क्लास कैसे आ गई अभी? हाँ, संदीप श्रीवास्तव हैं, टॉप पढ़ाते नहीं, मस्त पढ़ाते हैं, हमारे मित्र हैं वो। हाँ, हमने और उन्होंने मिलकर हरियाणा में धूम मचा रखी है। ठीक है, चलिए अपने अनुभव बताते रहिए। अगर कुछ इशू आता है तो वहां पर जो आपका डाउट ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, उस पे अपने प्रश्नों को लिखते रहिए। 8 से 10 बजे तक रात में वो खुलता है, 1 घंटे में एक मैसेज कर सकते हैं। तो अति आवश्यक होने पर क्लास से संबंधित डाउट ही आप वहां पर पूछिए, अगर कोई इसके अलावा जो है उसको आप जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
देखो हमने कितनी सारी धाराएं पढ़ी हैं और कितने डिटेल से पढ़ी हैं सारी की सारी चीजें। देखो कितना सारा पढ़ा है हमने। आपको लग रहा है हमने कम पढ़ा हुआ है? बहुत पढ़ा है हमने। हाँ, कोई इधर उधर की बात नहीं, केवल क्लास से रिलेटेड चर्चाएं हमारी होती है। ओके, ठीक है। नहीं, हरियाणा से नहीं हूं मैं। हरियाणा में मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हैं, हरियाणा में मैंने हिंदी पढ़ाई थी, बच्चे फुल एंड फुल करके आए थे। अभी तक जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं जीवन में, बच्चों को पूरा पूरा लाभ होता है, आपको भी पूरा लाभ होगा। चिंता मत करना, बस पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अब सोमवार को। अपना ध्यान रखिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे। मेरा नाम है राम भारद्वाज। रिवीजन करिएगा इन 2 दिनों में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।